इसराइल पर हमला सिर्फ हमास ने नहीं बल्कि कई देशों ने मिलकर किया है। अब लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने भी इस वॉर में एंट्री ली है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस युद्ध का दायरा इसराइल और फिलिस्तीन से बाहर जा सकता है। हमले के बाद हमास का यह कहना कि इजरायली अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ इसी बात को लेकर हमला हुआ है? इस हमले में किन किन देशों के हित छिपे हुए हैं? अल अक्सा मस्जिद या टेंपल माउंट की कहानी क्या है? यहूदी और मुस्लिम इस कंपाउंड को कैसे देखते हैं? इसको लेकर जंग की वजह क्या है? इधर जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर भारत का पहले क्या रुख रहता था, अब इसमें अंतर क्या दिख रहा है? सवाल यह भी कि हमास को उकसाने वाला है कौन, साथ देने वाला कौन है? अब इस लड़ाई का अंत कैसे होगा? क्या गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक हमास के एक एक चरमपंथी का खात्मा करेंगे? एयर स्ट्राइक होने की सूरत में यह कितना मुश्किल है? यह सब कुछ जानने के लिए हमने बात की बिट्स लॉ स्कूल के प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन से। सवाल यह है कि क्या मामला इजराइल फिलिस्तीन के बाहर जाएगा? जो अटैक हिजबुल्ला ने किए हैं, देखिए हिजबुल्ला प्रॉक्सी की तरह काम करता है ईरान का। इतना बड़ा डिसीजन इसराइल पे रॉकेट और मोटार अटैक का हिजबुल्ला और हिजबुल्ला के जो लीडर हैं हसन नसरल्ला, वो अकेले नहीं लेंगे। ये साफ साफ ईरान का एक इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो अगर हिजबुल्ला ने अटैक किया है, उसका मतलब ईरान ने उनको प्रेशराइज किया है, ईरान ने परमिशन दी है ये कदम उठाने की। अगर ये, और ये बात एक जग जाहिर सी बात है, तो इसराइल ने अभी तक सिर्फ हिजबुल्ला के अगेंस्ट रिटेलिएशन किया है। सिर्फ हिजबुल्ला के जो मिलिट्री एरियाज है जहां से रॉकेट और आर्टिलरी फायर आ रहा है, उनको उन पर अटैक किया है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं है कि इस दायरे के बाहर जाएगा। ईरान के खिलाफ सीधी सीधा अटैक करने का कोई ऑप्शन अभी इसराइल के पास है नहीं। जैसे पहले भी इसराइल या अमेरिका ने किया है। उनके कुछ मिलिट्री लीडर्स का असैसिनेशन हुआ है, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी का हुआ था, या ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे साइबर अटैक हुआ है, जैसे स्टक्सनेट एक बहुत फेमस केस है। तो इस तरह के अटैक जरूर हो सकते हैं रिटेलिएशन के तौर पे, बदला लेने के तौर पे। लेकिन वॉर डायरेक्टली इसराइल गाजा पट्टी के बाहर जाने के चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं हो। इस हमले की असली वजह क्या है? नहीं, हमले का वजह यहाँ तक सीमित नहीं है। हमले के काफी वजह है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी वजह है वो अ, हमास और हमास के साथ साथ एक और गुट है जो इस पूरे अटैक में इन्वॉल्व है, वो है इस्लामिक जिहाद। सो इन दोनों गुटों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा इनकी अपनी प्रासंगिकता का है। हमने जैसा देखा है पिछले 2-3 वर्षों में इसराइल के संबंध अरब देशों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो इब्राहिम अकॉर्ड्स हों, चाहे जो आजकल बातचीत चल रही है इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच नॉर्मल डिप्लोमेटिक संबंध दोबारा नहीं, पहली बार इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिलिस्तीनियों की तरफ से जो आवाज है वो सिर्फ और सिर्फ फतह की आवाज होगी। सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, ये इनके रिश्ते फतह के साथ बहुत स्ट्रांग है। इनके रिश्ते हमास के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। एक हद तक कतर के हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज फतह को ज्यादा महत्वता देते हैं। अगर रिश्ते इस्टेब्लिश हो जाते हैं सऊदी अरेबिया और इसराइल के भी, उसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का लीडर मानता है अपने आप को, वो इसराइल के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है। वो ही देश होगा जो फिर इसराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है फिलिस्तीनियों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ऐसे में जितने भी गुट हैं जो अपने आप को इकलौती आवाज बताना चाहते हैं फिलिस्तीनियों की, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो सकती है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने ये जो अटैक कैरी आउट किया है, इसकी जटिलता को देख के लगता है कि इसके पीछे कई महीनों की तैयारी गई है। कुछ महीने पहले तक अल-अक्सा का जो मुद्दा है वो बहुत भड़का हुआ मुद्दा था। उसके बाद से भी वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स के और आसपास जो फिलिस्तीनी गांव है वहाँ काफी वायलेंस चल रहा है। अभी 3 दिन पहले ही हमने देखा कि नाब्लुस के आसपास भी
कुछ सेटलर्स हैं जिन्होंने एक फिलिस्तीनी गांव पे अटैक किया था, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे कि उस गांव से एक फिलिस्तीनी युवक ने सेटलर्स पे अटैक किया था। ये बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमास का ये कहना कि ये पूरा अटैक सिर्फ और सिर्फ अलक्सा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए है, वो सच नहीं है। हमास की ये लड़ाई उसकी अपनी प्रासंगिकता की लड़ाई है। हमास अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखना चाहता है। इस्लामिक जिहाद अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखना चाहता है। वो ये चाहते हैं कि कोई भी बातचीत अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो फिलिस्तीनी मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, तो बिना हमास और इस्लामिक जिहाद को इन्वॉल्व किए कोई सोल्यूशन निकल ना पाए। क्योंकि अगर ऐसा कोई सोल्यूशन बनता है तो फिर हमास और इस्लामिक जिहाद की अपनी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। सो ये उनकी भी अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की लड़ाई है। अल अक्सा मस्जिद की कहानी। देखिए, बहुत सालों से, दशक हो गए हैं, एक सेंचुरी से ज्यादा हो चुका है जब अरब्स और यहूदियों के बीच में ये एक लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। और ये जो राष्ट्रवाद है, चाहे वो फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद हो चाहे यहूदी राष्ट्रवाद हो, इसमें धर्म का एक बहुत ही धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यहूदियों के लिए जो टेम्पल माउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी आखिरी धार्मिक स्थान है जो रह गया है। यहाँ पे उनका सेकंड टेम्पल है, सेकंड टेम्पल की एक दीवार है। यहूदी पूरी दुनिया में जहां भी होते हैं वो इसी धार्मिक स्थान की तरफ रुख करके अपनी पूजा करते हैं। इस्लाम के लिए जो अलक्सा मॉस्क है और उसके पास जो काबा, उसके पास जो हरम अल शरीफ है, वो काबा के बाद या फिर मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। अब जेरूसलम में ये दोनों ही धर्मों के मंदिर या फिर उनके पवित्र स्थान लोकेटेड हैं। और ये जो पवित्र स्थान लोकेटेड है ये बहुत छोटे से एरिया में लोकेटेड है, जिसको हम हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट कहते हैं। इसका बंटवारा नामुमकिन है क्योंकि ये एक के ऊपर एक है। जो सेकंड टेम्पल था यहूदियों का, जिसको रोमन्स ने तोड़ दिया था, उसके ऊपर ही हरम अल शरीफ और अलक्सा मॉस्क है। तो क्योंकि वो एक के ऊपर एक है तो उसे विभाजित करना नामुमकिन है। अब 19वीं शताब्दी के बिल्कुल आखिरी दशक के बाद से जो यहूदी राष्ट्रवाद की बात स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें यहूदियों के लिए एक नए राष्ट्र की बात कही गई, एक अलग राष्ट्र की बात कही गई है। वो एंटी सेमिटिज्म का एक सोल्यूशन है कि यहूदियों ने पूरी दुनिया में वायलेंस फेस किया है, एट्रोसिटीज फेस किए, परसिक्यूशन फेस किया है। तो अगर हमें यहूदियों को शांतिपूर्वक रहने देना है तो यहूदियों को एक देश देना होगा। उनका जो ये राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है ये जेरूसलम में सेंटर्ड है। आइडिया ये था कि जहां से हमारा धर्म पनपा है हम वहीं वापस जाएंगे, हम वहीं अपना देश बनाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली ये ही एक ऐसी जगह है जो इस्लाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो मुस्लिम्स हैं इस जगह के, उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि अगर आप टेम्पल माउंट को यहूदियों को दे देंगे तो इस पे तो हमारा हक भी है, और हम 800 साल से ज्यादा से ये हमारे कब्जे में है, तो ये हमारे धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यहूदी राष्ट्रवाद के बदले में जो फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद उपजा है 1920 1930 के आसपास, उन्होंने भी जेरूसलम और जेरूसलम के अंदर टेम्पल माउंट हरम अल शरीफ को अपना कोर मुद्दा माना है। उन्होंने बोला कि फिलिस्तीन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी जेरूसलम में ना हो। पूर्वी जेरूसलम जेरूसलम का वो हिस्सा है जहाँ हरम अल शरीफ है। और यहूदी राष्ट्रवाद भी यही कहता है कि हमारे राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है अगर पूर्वी जेरूसलम हमारी राजधानी नहीं है। 1967 की लड़ाई के बाद जॉर्डन से ये पूर्वी जेरूसलम का हिस्सा हथिया लिया था इसराइल ने। इसराइल तब से ही जेरूसलम को और पूर्वी जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है, और पूर्वी जेरूसलम पे उसका मिलिट्री कब्जा है। अब क्योंकि ये दोनों राष्ट्रवाद आपस में लड़ते हैं, दोनों के लिए ये नामुमकिन हो गया है कि अपनी अपनी राजधानी छोड़ देना। आज भी फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि आगे जाकर जब भी फिलिस्तीन एक आजाद देश बनेगा, उन्हें पूर्वी जेरूसलम अपनी राजधानी के तौर पे चाहिए। और पूर्वी जेरूसलम का मतलब उनके लिए ये है कि अल अक्सा हमें चाहिए। और यहूदी ये कहते हैं, इजराइल देश ये कहता है कि बिना वेस्टर्न वॉल के, जो कि टेम्पल माउंट का हिस्सा है, उनके लिए राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। सो इसीलिए दोनों तरफ, दोनों पार्टीज के लिए हरम अल शरीफ और अल अक्सा मॉस्क
और टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल, ये जो धार्मिक जगह हैं, ये सिर्फ धार्मिक तौर पे जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये राष्ट्रवाद के तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ धर्म और राष्ट्रवाद मिला हुआ है, तो किसी भी एक पार्टी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना नामुमकिन हो गया है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर भारत के बर्ताव में क्या बदलाव हुआ है? भारत की जो नीति है इसराइल और फिलिस्तीन की तरफ, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है 2016-2017 के बाद। अ, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। उस दौरे के बाद से भारत की विदेश नीति में हम एक नए तरह की नीति की बात करते हैं, वो है डी हाइफनेशन, जिसका सीधे तौर पे मतलब ये हुआ कि 1947 से लेकर 2017 तक अमूमन भारत की नीति और जो दुनिया में बाकी देशों की भी नीति थी, वो ये थी कि हम इसराइल और फिलिस्तीनियों को एक साथ मिला के देखेंगे। जिसका मतलब ये हुआ, हम किसी भी एक पक्ष की तरफ ज्यादा नहीं झुकेंगे। अगर हम फिलिस्तीनियों की तरफ अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं, तो हम साथ साथ इसराइल की तरफ भी दिखाएंगे। 1990 तक तो ये भी नहीं था, क्योंकि 1992 तक हमारे राजनीतिक संबंध भी नहीं थे इसराइल के साथ, क्योंकि भारत में अलग अलग सरकारों का ये एक आकलन था कि अगर हम इसराइल के साथ कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं, तो अरब देशों में इसका रिएक्शन शायद भारत की तरफ अच्छा नहीं होगा। 1992 के बाद से 2017 तक ये था कि हम बैलेंस बना के रखेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत की तरफ से कोई भी विजिट हो रही है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की हो या प्रधानमंत्री मोदी से ठीक पहले राष्ट्रपति गए थे, उस टाइम प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो वो दोनों पक्षों के पास गए थे। और अगर वो इसराइल गए थे, तो वो फिलिस्तीनियों के पास भी गए थे। उन्होंने दोनों पक्षों को विजिट किया था। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से और उनकी जितनी घनिष्ठ मित्रता है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तब से भारत की विदेश नीति में ये फर्क आ गया है। हमारा झुकाव अब इसराइल की तरफ बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिलिस्तीनियों की तरफ से बिल्कुल पार पा चुके हैं या हम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमने 2015 2014-15 में फिलिस्तीन के हक में वोट किया था यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, कि उनको एक फुल मेंबर स्टेटस दिया जाए, बावजूद इस बात के कि वो एक आजाद देश नहीं है। हम उनका अभी भी सपोर्ट करते हैं, हम उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम उनको टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। भारत, क्योंकि वो आजाद देश नहीं है, तो इसलिए भारत का वहाँ दूतावास नहीं है, लेकिन भारत एक ऑफिस है वहां जहां आईएफएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। तो भारत ने फिलिस्तीनियों के साथ संबंध तोड़ा नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा झुकाव इसराइल की तरफ बढ़ गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह का मिलिट्री और टेक्निकल और इंटेलिजेंस से रिलेटेड सपोर्ट हमें इसराइल ने दिया है, वो हमें शायद दुनिया में रशिया और अमेरिका के अलावा किसी ने भी नहीं दिया था। तो और हमारे टूरिज्म से रिलेटेड पीपल टू पीपल कांटेक्ट रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। अ, इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और इसराइल एक दूसरे को बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मानते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि G20 में अभी इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हुई है, जो भारत को यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल होते हुए यूरोप से कनेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी ट्रेड है वो इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट से यूएई, सऊदी अरेबिया जाएगा, फिर ट्रेन से इसराइल जाएगा, और इसराइल के हाइफा पोर्ट से यूरोपियन यूनियन जाएगा। और हाइफा पोर्ट अब अदानी ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट में है, वो उसको चला रहे हैं, उसको अपग्रेड करेंगे। सो बहुत सारे संबंध हैं हमारे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल को इस मुश्किल वक्त में अपना पूरा सपोर्ट दिया है। इसके साथ एक पहलू दूसरा भी है। इससे पहले जितनी बार भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो शुरू के दोनों इंतिफादा हो या फिर 2012 2017 के इसराइल और गाजा पट्टी में हमास के बीच लड़ाइयाँ हों, अम, उनमें इतनी ज्यादा प्लान्ड तौर पे जो इन्फिल्ट्रेशन है हमास के फाइटर्स का, वो नहीं था। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, उनमें सीधी सीधी बात ये दिखती है कि हमास के फाइटर्स सिर्फ पुलिस और मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, वो सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं।
इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिनका अभी तक तो मतलब ये निकलता है कि हमास ने सिविलियंस को एज ह्यूमन शील्ड भी यूज किया है। 100 से ज्यादा सिविलियंस और मिलिट्री को मिला के अगवा किया है इजरायलीज को। ये ये एक ऐसा कदम है जिसके बाद हमास के इस अटैक की तरफ किसी भी तरह की सिंपैथी दिखाना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा सिग्नल देगा कि हम ह्यूमन राइट्स को ताक पे रखकर एक ऐसे ग्रुप का सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो ग्रुप फिलिस्तीनियों के हक की बात कर रहा है। सो भारत ने यहाँ एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन इस्टेब्लिश किया है कि हम फिलिस्तीनियों के राज्य के अधिकार का बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे मत के अनुसार वो राज्य कूटनीतिक तरीके से हासिल करना है, वायलेंस की तरह नहीं। हम इस तरह के किसी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते, हम युद्ध का सपोर्ट नहीं करते। और ये जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं ये युद्ध के परे है। सिविलियंस को टारगेट करना, सिविलियंस को मारना, सिविलियंस को अगवा करना युद्ध के परे बिल्कुल आतंकवाद के दायरे में चला जाता है, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। सो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपोर्ट दिया है इसराइल को, उसके पीछे ये दो पहलू, एक तो लार्जर इंडिया इसराइल संबंध, और हमास ने जिस तरह की मिलिट्री स्ट्रेटजी, हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों ने जिस तरह की मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनाई है, जिस तरह सिविलियंस को टारगेट किया है, ये दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हमास इस्लामिक जिहाद कितने ताकतवर है? हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों अम, दोनों में बहुत सारे फाइटर्स हैं उनके पास, बहुत वेपन्स हैं, असला है उनके पास। दोनों को कंपेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो गाजा पट्टी को रूल भी करता है। इस्लामिक जिहाद उनके मुकाबले एक छोटा ग्रुप है, लेकिन इस्लामिक जिहाद ज्यादा कट्टर माना जाता है। कई बार पिछले 13-14 सालों में, जब से 2007 से अब तक, जब से हमास गाजा पट्टी के ऊपर रूल कर रहा है, कम से कम 4 बार ऐसा हो चुका है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों के बीच ही लड़ाई हुई है गाजा पट्टी के अंदर। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि इस्लामिक जिहाद ने हमास को फेलियर की तरह दिखाने की कोशिश करी है। इस्लामिक जिहाद ने ये एक आइडिया फैलाने की कोशिश करी है गाजा पट्टी में कि जब से हमास रूल करने लगा है, हमास थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। और जब जब इस बात का प्रेशर पड़ा है तो हमास ने इस्लामिक जिहाद के प्रेशर में सिर्फ इस्लामिक जिहाद से लड़ाई नहीं करी है, हमास ने इसराइल के ऊपर भी रॉकेट अटैक्स किए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी अपना जो मेन हमारा गोल है वो है इसराइल का खात्मा करके एक इस्लामिक राष्ट्र, फिलिस्तीन नाम से एक इस्लामिक राष्ट्र जो हमें बनाना है, हम अब भी उसकी तरफ बिल्कुल कमिटेड हैं। अम, हमास बड़ा ग्रुप है, हमास रूल कर रहा है। हमास को थोड़ा बहुत राजनीतिक सपोर्ट कतर का है, लेकिन जो मिलिट्री सपोर्ट है वो आता है मोस्टली ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह के पूरे नेक्सस से, जिसको हम कई बार शिया क्रिसेंट भी कहते हैं। ईरान इसमें सबसे ऊपर है। ईरान के सपोर्ट से ही बशर अल असद की सरकार अभी तक टिकी हुई है सीरिया में, और हिजबुल्लाह की भी मिलिट्री सपोर्ट और ट्रेनिंग ईरान से आता है। तो इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा सीरिया और हिजबुल्लाह की तरफ से ही हथियार स्मगल होकर पहुंचते हैं गाजा पट्टी में, जिसको कई बार सक्सेसफुली इसराइल रोक लेता है लेकिन कई बार नहीं रोक पाता। और बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं वो अब हमास के फाइटर्स गाजा पट्टी में खुद ही बनाते हैं, और इस चीज की ट्रेनिंग उन्हें हिजबुल्लाह और ईरान से ही मिली है। इन 2 देशों और एक ग्रुप के अलावा ईरान, लेबनान, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया, इनके अलावा कोई भी खुलकर हमास का सपोर्ट नहीं करता। एक हमने ये जरूर देखा है कि आजकल यमन की राजधानी जो है वो भी एक ग्रुप के कंट्रोल में है, जिनको हम हूथी ट्राइबल्स कहते हैं, वो भी ईरान के सपोर्ट से ही रूल कर रहे हैं। तो जहां से भी हमास को सपोर्ट आ रहा है वो या तो डायरेक्ट ईरान है या ईरान के साथी हैं। इनके अलावा जितने सुन्नी मुस्लिम देश हैं उनमें ज्यादातर ने या तो ये कहा है कि ये लड़ाई जल्दी बंद होनी चाहिए। जॉर्डन एक इंपॉर्टेंट देश है जिसने थोड़ा सा अलग जाके ये कहा है कि बिल्कुल इस अटैक को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन
हमें इस अटैक के पीछे के कारण भी समझने हैं, और जो जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कैसे 1967 से लेकर आज तक फिलिस्तीन का देश नहीं बन पाया है। यानी जॉर्डन का ये कहना है कि हम हमास को क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हमास के साथ साथ इसराइल की जो जिम्मेदारी बनती है, लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी बात करें। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीनियों को उनका हक, उनका देश नहीं मिल रहा है। ये जॉर्डन का स्टैंड है। इसके अलावा ज्यादातर देशों ने हमास के खुलकर सपोर्ट नहीं किया है। यह जंग किस तरह से रुकेगी? प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो हमास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमास के पास बिल्कुल भी ये एबिलिटी बचे कि वो आगे फिर कभी ये कर पाए। अब वो मिलिटरीली कितना कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है। अगर ये बात, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गाजा पट्टी एक बहुत छोटा सा एरिया है। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकू और सिविलियन पॉपुलेशन को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि एक ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कुछ मंजिलों में सिविलियन रहते हैं, तो उनके बीच बीच कुछ मंजिलों में हमास के मिलिट्री के लोग रहते हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके हथियार रखने के डंप हैं। तो बिल्कुल सिरे से हमास की एबिलिटी को खत्म करना तभी मुमकिन होगा अगर इजरायली आर्मी सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं करती, बल्कि इजरायली आर्मी ग्राउंड अटैक करके गाजा पट्टी में घुसते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो पहली बात, ये कम से कम 3 हफ्ते से 1 महीने भर का ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइटिंग होगी। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है गाजा पट्टी, जैसा हमने पहले भी देखा है। जैसा हमने अमेरिकन मिलिट्री का इराक के फलूजा में अटैक देखा है, या हमने इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ अलग अलग शहरों में देखा, जैसे सीरिया में दियर अज़ूर में हमने देखा है, या फिर रक्का में हमने देखा है। एक एक घर, एक एक गली के लिए लड़ाई अगर होती है तो वो बहुत लंबी चलती है, और उसके साथ साथ कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। तो इसराइल के रूलर्स को ये भी देखना होगा कि इसराइल की मिलिट्री में कितनी कैजुअलिटी वो पॉलिटिकली झेल सकते हैं। इसराइल बहुत छोटा देश है, जिनकी बहुत छोटी पॉपुलेशन है। वहां बहुत बड़ी कैजुअलिटी को झेलने पॉलिटिकली एक सुइसाइडल केस माना जाता है, कि किसी भी सरकार के लिए ये सुइसाइड माना जाएगा कि अगर उनकी देख रेख में बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाए, जो कि पहले ही हो चुकी है। 250 के आसपास हम सुनने में आ रहा है कि इसराइल में सिविलियंस की हत्या हुई है, जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इसराइल के लिए बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला सकता है। उसके ऊपर हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए एक ग्राउंड अटैक करना गाजा में, एक लंबा प्रोट्रैक्टेड मिलिट्री ऑपरेशन चलाना, और उसमें कई 100 मिलिट्री डेथ का रिस्क लेना, मुझे लगता है कि ये अभी इस वक्त पे शायद 2 बार सोचेंगे, कई बार सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू करने से पहले। बट ये इसके बावजूद एक बहुत, जैसे मैंने कहा, 250 से के आसपास अगर सच में आंकड़ा निकलता है सिविलियन डेथ का, तो नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर होगा बदला लेने का। सिर्फ एयर स्ट्राइक से वो बदला शायद पूरा नहीं हो पाएगा। पब्लिक ओपिनियन में सिर्फ एयर स्ट्राइक शायद काफी ना हो, तो कोई एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। लेकिन अगर ये एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो हमास की पूरी कैपेबिलिटी खत्म नहीं हो पाएगी। ये जरूर हो सकता है कि अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल हमास अटैक ना कर पाए, लेकिन हमास पूरा खत्म नहीं हो पाएगा सिर्फ एक लिमिटेड अटैक से। उसके लिए पूरे गाजा को ऑक्यूपाई करना होगा, और एक बहुत लंबे टाइम तक ऑक्यूपाई करके रखना होगा। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मुझे लगता नहीं है कि इसराइल के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स अभी वो डिसीजन लेंगे। इस वीडियो के साथ आपको इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग की कहानी काफी हद तक समझ आ चुकी होगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यह जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी साजिद ने। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।